हाइपोथायरॉयडिज्म एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। करीब 11% लोग हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हैं। तो आज के वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में विस्तार से बात करेंगे और लाइफ स्टाइल चेंज के वो तरीके बताएंगे जिनसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह तितली के आकार की होती है और गर्दन के अगले हिस्से की ओर होती है। यह दो हार्मोन बनाती है, T3 और T4। थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। शरीर को जिंदा रखने के लिए बॉडी सेल्स के अंदर कुछ क्रियाएं लगातार होती रहती हैं, इन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। थायराइड हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। अगर गर्भावस्था में इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के मुख्य लक्षण हैं सुस्ती महसूस होना, वजन बढ़ जाना, बालों का पतला हो जाना या उनका झड़ने लगना, नाखून और स्किन का ड्राई हो जाना, चिड़चिड़ापन, उदासी या डिप्रेशन के लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति पानी में हाथ डालता है और उसे पानी थोड़ा ठंडा लगता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होगा उसे पानी ज्यादा ठंडा लगेगा। तो मुख्यतः यही हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण होते हैं। लेकिन सारे मरीजों में एक जैसे लक्षण नहीं होते हैं। कई सारे मरीज होते हैं जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के कारणों के बारे में। तो थायराइड हार्मोन्स बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो जहां आयोडीन की कमी होती है वहां हाइपोथायरॉयडिज्म पाया जाता है। लेकिन आजकल जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें आयोडीन की जो कमी है वो पूरी तरह से रिप्लेस कर दी गई है। वहां आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग होता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में आयोडीन की कमी नहीं पाई जाती। भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण इलाकों में जहां आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग नहीं करते हैं वहां हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन की कमी से हो सकती है। इस समय हाइपोथायरॉयडिज्म का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि हमारा शरीर अपनी थायराइड ग्लैंड के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगता है। हाइपोथायरॉयडिज्म पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत अधिक होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर फैमिली हिस्ट्री है या किसी अन्य ऑटो इम्यून डिजीज की फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ दवाओं के प्रयोग से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जैसे हार्ट पेशेंट को एक दवा दी जाती है एम्यूडेरोन, तो एम्यूडेरोन से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। लिथियम जो मैनिया में दी जाती है, मैनिया एक दिमागी बीमारी है, तो इससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनमें दवाएं दी जाती है फिनोबार्बिटोन, फिनाइटोन, इनसे भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो जिन मरीजों को ये दवाएं चल रही हैं उन्हें अपने थायराइड हार्मोन्स को टेस्ट कराते रहना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है, इसके लिए थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट कराते हैं T3, T4 और TSH। T3, T4 थायराइड हार्मोन्स हैं और TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला एक हार्मोन है जो इन दोनों हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो तीनों ही हार्मोन्स कराने चाहिए, उसी से ठीक तरीके से पता चलता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। इसके अलावा जब हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज शुरू हो जाता है तो उनके फॉलोअप के लिए कि थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल है या नहीं है, समय समय पर हमें थायराइड हार्मोन्स और TSH की कराने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के बारे में।
तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड हार्मोन से उनकी कमी हो जाती है, उसे पूरा करने के लिए थायराइड हार्मोन की टैबलेट आती है, उन्हें लेना पड़ता है। टैबलेट्स लेने के अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट होता है। हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके थायराइड हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहले हम डाइट के बारे में बात करते हैं। तो डाइट में हमें आयोडीन युक्त नमक का ही प्रयोग करना है। तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो गोइट्रोजेंस होते हैं उनमें, और वो थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शंस को कम कर देते हैं। तो इस तरह के पदार्थों का उपयोग नहीं करना है। जैसे क्रूसीफेरस फैमिली में कुछ सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इनमें गोइट्रोजेंस पाए जाते हैं और ये थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शंस को कम कर देते हैं। तो इन्हें या तो कम मात्रा में उपयोग करना है या नहीं खाना है। सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी गोइट्रोजेंस पाए जाते हैं, तो उनको कम यूज करना है। मेडिकल स्टडी बताती हैं कि कुछ दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे कि पोलैंड की 2021 की यह स्टडी है, इसमें बताया गया है कि विटामिन बी और विटामिन डी इनके सप्लीमेंटेशन देने पर जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके अलावा आयरन, जिंक और सेलेनियम, इनका हाइपोथायराइडिज्म में पॉजिटिव रोल होता है। तो शरीर के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने देनी है। इसके लिए हरी साग सब्जी और फलों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना है। सप्ताह में 2-3 दिन मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की जो टैबलेट्स हैं उन्हें ले सकते हैं। लाइफ स्टाइल चेंज का जो दूसरा स्टेप है वो है नींद। अगर नींद की समस्या है तो उसका समुचित इलाज कराना चाहिए, क्योंकि नींद हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। तो इससे थायराइड हार्मोन्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और अगर हम थायराइड हार्मोन्स को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो हमें एक अच्छी नींद की जरूरत होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी थायराइड हार्मोन्स हैं उनके प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, तो हमें स्ट्रेस को नियंत्रण में रखना है। थायराइड हार्मोन्स को नियंत्रित करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायराइडिज्म में जो चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन वाले जो लक्षण होते हैं, ये मेडिकली प्रूव्ड है कि एक्सरसाइज इनमें बहुत ही पॉजिटिव रोल रखती है। तो नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे थायराइड हार्मोन्स ठीक से कंट्रोल रहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।